हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मीनिंग, क्यों करना पड़ा और क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या एलिमेंट थे। 3 एलिमेंट हमने पढ़े थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों पर ही फोकस रहने वाला है पूरे चैप्टर में। और लिबरलाइजेशन का मीनिंग हमने समझा था और लिबरलाइजेशन के तहत क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं वो भी हमने स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना। तो एक तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ लिया था और दूसरा पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो कि 3 ही रह गए हैं, है ना, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में ही तीसरी हेडिंग लिखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, और वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट भी हमने हटा दी थी जो पहले रिफॉर्म था, डी लाइसेंसिंग कर दी थी। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में तीसरी हेडिंग लिखेंगे, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। डी रिजर्वेशन 1991 से पहले ना कुछ सेक्टर ऐसे थे जो स्मॉल स्केल के लिए दे रखे थे कि उसमें केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही काम करेंगी, लार्ज स्केल को उसमें घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल अगर घुस जाएंगी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो फिर मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगी, क्योंकि लार्ज स्केल के मुकाबले स्मॉल स्केल के पास रिसोर्सेज होते ही नहीं है, पैसा होता ही नहीं है ना, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है। तो वो कौन कौन से एरिया थे, देखिए कुछ मैंने एग्जांपल ले लिए, जैसे लकड़ी का फर्नीचर हो गया, पटाखे हो गए, ये केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ही काम करना आता है इनमें, इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं आ सकती नहीं। और देखते हैं एग्जांपल, और ये चूड़ियां, ये सोप, इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही काम कर सकती थी, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद अब लार्ज स्केल को भी अलाउ कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बता दिया गया। अब तक हम आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, प्रोटेक्शन हटा रहे हैं, लार्ज स्केल वाले भी इस एरिया में आ सकते हैं। तभी तो आज हम देखते हैं दुनिया भर के सोप देखते हैं आज, मतलब 5 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का साबुन हम देखते हैं, वो इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से ही है। ऐसे पटाखों में भी हम तमाम तरीके की वेराइटी देखते हैं, ये सब इन रिफॉर्म्स की वजह से ही है। आइए लिख लेते हैं, हेडिंग तो आपकी प्रीवियस लेक्चर से पड़ी हुई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, और उसमें तीसरी हेडिंग डाल दीजिएगा, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज लिखेंगे, मैनी प्रोडक्शन एरियाज लाइक वुडन फर्नीचर, फायरवर्क्स, ग्लास बैंगल्स, लॉन्ड्री सोप एक्सेट्रा। 1-2 एग्जांपल लिखना सही रहता है एग्जाम में, है ना। विच अर्लियर वर रिजर्व फॉर एसएसआई। एसएसआई का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहां पे इनका मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो पहले कुछ एरियाज स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थे ना, चूड़ी वगैरह बनाना, पटाखे बनाना, साबुन बनाना, अब वो डी रिजर्व कर दिया, वर डी रिजर्व्ड, यानी कि रिजर्वेशन खत्म हो गया। अब लार्ज स्केल वाले भी आ सकते हैं और विदेशी कंपनियां भी आ सकती हैं। लिख लीजिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं, इस हेडिंग में आगे लिखेंगे, फोर्सेस ऑफ द मार्केट वर अलाउड टू डिटरमिन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रादर देन डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये थोड़ी बुक की लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल कर ली है यहां पे, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, नई चीज नहीं लगेगी। समझते देखिए, फोर्सेस ऑफ द मार्केट, पहले तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी प्राइस, प्राइवेट कंपनियों का प्राइस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी, क्योंकि ना केवल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी था कि मतलब कि ना केवल फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, बल्कि क्या बनना है, कितना बनना, कितने रुपए पे बिकेगा, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। अब क्या कर दिया, मार्केट फोर्सेस को अलाउ कर दिया। मार्केट फोर्सेस का मतलब जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, वो डिमांड और सप्लाई। अब प्राइस डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के बेस पे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये डिमांड कर्व होता है और ये होता है सप्लाई कर्व। वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं हम, एक्स एक्सिस पे आउटपुट हो जाता है, और जहां पे दोनों बराबर हैं, डिमांड और सप्लाई, वही प्राइस मार्केट में चलता है। यानी कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, और अगर किसी चीज की डिमांड कम है तो फिर उसका प्राइस कम ही रहेगा।
पहले किसी चीज़ की डिमांड कम थी तो भी उसका प्राइस ज़्यादा हो सकता था, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके चल रही है प्रोड्यूसर्स को। गवर्नमेंट ये कह के चलती थी ना कि बेचो, इस प्राइस पे नहीं बिकेगा तो हम खरीद लेंगे। गेहूं चावल में तो आज भी यही है, लेकिन अब तो ये खत्म कर दिया, वो एग्रीकल्चर में ही रह गया थोड़ा बहुत, वरना अब इंडस्ट्री में तो खत्म ही कर दिया है इसको। तो अब क्या कर दिया है 1991 के बाद से, फोर्सेस ऑफ द मार्केट, यानी कि डिमांड सप्लाई फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड सप्लाई फोर्सेस, लिख लीजिए अलग से, मार्केट फोर्सेस, इसको यहां पे लिख लेते हैं अलग से। क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। और मार्केट फोर्सेस का मतलब होता क्या है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ठीक है ना, पहले अलग से लिख लो, फिर पूरी हेडिंग और समझते हैं। तो देखिए, फोर्सेस ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट फोर्सेस वर अलाउड टू डिटरमिन, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म हो गया। अब मार्केट का जैसा ट्रेंड है स्टॉक मार्केट की तरह, अगर किसी शेयर के भाव ज्यादा हैं तो उसका प्राइस हाई रहता है, और उसकी डिमांड कम है शेयर्स की तो उनके प्राइस भी कम हो जाते हैं। इसी तरीके से नॉर्मल मार्केट में भी कर दिया है। टू डिटरमिन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस वर्ड तो आप जानते ही हो, रिसोर्सेस मनी, लैंड, कैपिटल, ये सब मशीन्स वगैरह। एलोकेशन होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अब प्रोड्यूसर लोग खुद से डिसाइड करेंगे कि हमें रिसोर्सेस किस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जहां पे उनको प्रॉफिटेबल लगेगा वहां पे करेंगे, और जहां पे प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा उस सेक्टर में काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, यानी अब कंज्यूमरिज्म का बोलबाला होगा। जहां कहीं उनको प्रॉफिट नजर आएगा वहीं पे काम करेंगे प्राइवेट सेक्टर तो, और जहां पे लॉस नजर आएगा, यानी कि गांव में नहीं जाएंगे, ठीक ना, या ऐसे एरिया में नहीं जाएंगे जहां पे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम है या इनकम कम है। तो forces of the market were allowed to determine allocation of resources rather than directive principles, directive policy of the government. अब गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन थे, डायरेक्टिव पॉलिसी थी, वो काम नहीं करेगी। अब प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि इससे स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था ना, इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिल ही नहीं रहा था, है कि नहीं। देखिए कंप्लीट कर दीजिए हेडिंग, आप आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में एक तो हो गया डी लाइसेंसिंग, फिर उसके बाद हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तीसरा ये हो गया क्या कहते हैं आपका, तीसरा अभी हमने जो पढ़ा है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। अब फोर्थ देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन की वजह से क्या रिफॉर्म आया, क्या सुधार हुआ। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। हाँ, पहले न केवल फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, बल्कि अगर आप फ्यूचर में ना अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मशीन को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे पहले आप 10,000 यूनिट बनाते थे, अब उसको 50,000 यूनिट तक ले जाना चाहते हैं, नहीं अलाउड है, नहीं अलाउड था। उसके लिए पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। कह सकते हैं पहले प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल गवर्नमेंट की कांख में दबा रहता था, बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देते थे उसको। अब वो पकड़ ढीली कर दी, अब करो, अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को, मतलब कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाइड है, तो जरूर एक्सपेंड करो, नई नई ब्रांचेस खोलो, मशीन अपग्रेडेशन करो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करो। अलाउ कर दिया गया। लिखेंगे इसके अंदर क्योंकि कई बार ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ना मशीन का अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है, पुरानी मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन आना बहुत जरूरी होता है। देखिए लिखेंगे इसमें एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी हेडिंग। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कितनी है इसके बाद के भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। टाटा स्टील का मुझे ध्यान है, इनकी मशीन स्टार्टिंग में विदेशों से आई थी 1907 में। मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस किया अभी द फर्स्ट चैप्टर में टिस्को के बारे में। लेकिन जब 80s में इनको नई मशीन की जरूरत थी, बड़ी मुश्किल से आ पाई थी मशीन। वो मशीन ने इनकी 70-80 साल टाटा स्टील की सेवा करी, लेकिन वो मशीन भी खराब हो गई, तो बहुत ही मुश्किलों में आ पाई मशीन वो। तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, बाहर से मशीन लानी है।
अंदर से अगर आपको खरीदे तो इतनी ज्यादा वो टेंशन नहीं है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर, यानी इंडिया के अंदर से ही परचेज कर रहे हो तो, क्योंकि लेकिन बाहर से खरीद रहे हो ना, और फॉरेन एक्सचेंज होता है लिमिटेड, तो इसलिए गवर्नमेंट डिस्करेज करती थी कि मत खरीदो बाहर से। तो अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग, नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इंप्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स। अब इस चीज से लाइसेंस हटा दिया तो इसका मतलब ये अब कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स भी खत्म हो गया। अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, जीवन में ग्रोथ करनी है, तो अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, करो ग्रोथ। लिखिए यहां तक पहले। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इज नाउ अ मैटर ऑफ प्रोड्यूसर्स चॉइस डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस। व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना बनाएं, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना मतलब क्या बनाएं और कितना बनाएं, अब ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा। अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है तो अब गवर्नमेंट से जाके पूछने की जरूरत नहीं है कि सर डिमांड ज्यादा आ रही है तो क्या हम थोड़ा ज्यादा बना लें, पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था, अब पूछना नहीं है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, त्योहार का सीजन है, बनाओ खूब, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपका बिक पाएगा बनाओ, कोई रुकावट नहीं है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में आगे पढ़ेंगे फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। वो कैपिटल गुड्स का मतलब है यहां पे मशीन्स। अब मशीन तो घर में भी है लेकिन वो कंजम्पशन गुड्स माना जाएगा। यहां पे कैपिटल गुड्स का मतलब होता है प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, लिख लीजिए अलग से, प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड एसेट्स। प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स है कैपिटल गुड्स, ठीक है ना। और दूसरा इनका फीचर होता है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम यूज करते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन या पीरियड। और तीसरी पहचान होती है जनरली हाई वैल्यू की होती है, ये जनरली हायर वैल्यू की होती है। हाई वैल्यू, ये कैपिटल गुड्स की पहचान है। पहले ही अलग से नोट कर लो आप कि कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स हैं, और फिक्स्ड एसेट्स का मतलब सालों साल तक इनका यूज होगा। दूसरी बात लॉन्गर पीरियड तक यूज होगा फिक्स्ड एसेट्स है तो, और तीसरा जनरली हाई वैल्यू की होती है, ठीक ना। कैपिटल गुड्स जरूरी नहीं है सारी मशीन में आ जाए, यानी कि सारी मशीन जरूरी नहीं कैपिटल गुड्स में आ जाए। मैं करेक्ट कर दूं अपने आप को, सारी मशीन जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल गुड्स हो। अगर वो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए यूज हो रही हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स माना जाएगा, ना कि कैपिटल गुड्स माना जाएगा। अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं मशीन्स को तभी उसको कैपिटल गुड्स में कैटेगराइज करेंगे। तो पहले कैपिटल गुड्स का मीनिंग लिख लो आप। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, पहले हैवी मशीन्स को आने नहीं देते थे, डिस्करेज करते थे, आ तो जाती थी लेकिन उसमें तमाम चेक पॉइंट्स थे। अब उनको थोड़ा आसान कर दिया, खत्म ही कर दिया। तो देखिए लिखेंगे लिबरलाइजेशन, जो अननेसेसरी रूल हटाए, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फ्रीडम देगी, तो उसका फायदा ये भी हुआ। लिबरलाइजेशन ऑल्सो इंप्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उन्हें अपनी अपग्रेड करनी है, बेहतर टेक्नोलॉजी करनी है, इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान बनाना है तो टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड करनी ही पड़ेगी। डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी रीच करनी है तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पे आना ही पड़ेगा। तो कई बार वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होती थी, बाहर से परचेस करनी पड़ती थी। 1991 से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले वो इंपोर्ट करना लगभग इम्पॉसिबल था।
लेकिन बाद में इसको पॉसिबल कर दिया, इजी कर दिया, करो। परमिशन वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एंटर इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी और उसमें लगता था टाइम, और टाइम कोई 1-2 दिन का टाइम तो लगता नहीं था, महीनों का टाइम लग जाता, कभी कभी सालों का टाइम लग जाता था, तब भी आप खरीद नहीं पाते थे। तो ये रूल काफ़ी लिबरलाइज कर दिया। अब इसकी वजह से अब अपनी आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को न केवल इंक्रीज कर सकते हैं, बेहतर टेक्नोलॉजी आ सकती है, और बेहतर टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को भी तो फायदा है। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी बेहतर आएगी तो उस कंपनी का फायदा यानी कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा तो जीडीपी भी तो ज़्यादा होगा देश का, और प्लस बेहतर टेक्नोलॉजी ना थोड़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है कई बार। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पहले BS2 व्हीकल्स चलते थे, फिर BS4 आए, और देखिए अभी आप आए हैं BS6 एक्टिवा पे बैठ के आए हैं। जितना ज़्यादा वो 6th जनरेशन की एक्टिवा है, 7th जनरेशन की एक्टिवा आएगी, 7th जनरेशन की एक्टिवा में तो 6th जनरेशन की एक्टिवा से भी कम पॉल्यूशन निकलेगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी से एनवायरनमेंट को भी तो फायदा है। तो गवर्नमेंट ने भी इसमें चेक पॉइंट्स कम कर दिए या हटा ही दिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म देखने को मिलते हैं। 2 तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देख लिए थे। कौन कौन से थे? एक तो था एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हटा दी। पहले 17 से 8 करी गई, ठीक है ना, अब 8 से वो 3 ही रह गए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर 3 ही रह गए। 5 में फिर भी रखा था उन्होंने बाद में, लेकिन बाद में वो भी कम कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर 3 रह गए। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, कुछ एरिया ऐसे थे जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थे, हटा दिया, लार्ज स्केल भी आ सकता है उसमें। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, 10,000 से 15,000 यूनिट बनानी है, नहीं कर पाते थे, परमिशन लेनी पड़ती थी, तो वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी, मतलब वो परमिशन भी गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई। नेक्स्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स खरीदने बड़ी दिक्कत आती थी, गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। अब परमिशन की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, नई नई मशीन खरीदनी है, कर लो। लिख लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म लिबरलाइजेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन के तहत इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म तो हो गए, अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, क्योंकि लिबरलाइजेशन से न केवल इंडस्ट्रीज में सुधार आया, उसमें बूस्ट देखने को मिला, बल्कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर प्राइवेट बिजनेस को एनकरेजमेंट मिल रहा है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा बिजनेस करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की परमिशन मिल रही है, और अब तो प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है जिन एरियाज में पहले नहीं आ पाता था, डी लाइसेंसिंग कर दिया, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा, और इन सब काम को करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी बैंकों का बिजनेस भी बढ़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। और न केवल बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा, विदेशी लोग भी तो आएंगे काम करने, तो हमारे पास FDI भी आएगा, डॉलर आएगा, पाउंड आएगा, डॉलर ही आता है इंडिया के अंदर, डॉलर भी आएगा, और डेवलपिंग नेशंस को तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो लिबरलाइजेशन के से ये फायदा भी हुआ। आइए लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। पहला तो हो गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, उसके अंदर हमने 5 सब पॉइंट्स पढ़े। अब ये सेकंड है लिबरलाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। देखिए इसके अंदर देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारी चीजें फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन इंप्लाइड अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ RBI फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो फाइनेंस प्रोवाइड करते थे उनके बिजनेस में बूस्ट आया, और प्लस RBI जो कंट्रोल करके चलता था, जो रेगुलेटर था, रूल्स बनाता था, मैनेजर से लीडर बन गया एक तरीके से, अब वो फैसिलिटेटर है। पहले RBI डिसाइड करता था किसको किस रेट पे लोन देना है,
एफडी पे कितना करोगे, ब्याज कितना दोगे। अब ये एक लिमिट में फ्लक्चुएशन अलाउड है। कोई कोई बैंक देखिए 9.5% भी एफडी पे ब्याज दे रही है, जो आपने नाम बहुत कम सुने होंगे। एयरटेल फाइनेंस 9.5% ब्याज दे रहा है। आपने यूट्यूब पे कभी ऐड देखा उस टेबल मनी का, जिसमें वो एक अंकल और उनका शायद भतीजा या कुछ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं अंकल कि छोटे वो कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट किया कि नहीं किया। तो वो छोटा कह भी रहा होता है कि जब आपने बोला था तभी स्टार्ट कर दिया था। तो फिर अंकल बोलते हैं कि सही भी एफडी में थोड़ा सा पैसा सेफ भी रहता है और 5-6% ब्याज भी मिल जाती है। तो वो लड़का क्या कहता है 9.5%। तो 9.5% की ब्याज भी दे रही है स्टेबल मनी। तो फैसिलिटेटर है, अब एक एक चीज खुद डिसाइड नहीं कर रहा है, अब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको क्या चाहिए। लोन अपने हिसाब से दो, क्रेडिट कार्ड पर कोई डिफॉल्ट कर रहा है, कोई 40% की ब्याज चार्ज कर रहा है, कोई 35 की कर रहा है, कोई 50% की ब्याज चार्ज कर रहा है। आरबीआई की तरफ से कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब आरबीआई रेगुलेटर से बन चुका है फैसिलिटेटर, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में ही लिखेंगे बिफोर लिबरलाइजेशन आरबीआई इटसेल्फ यूज्ड टू डिसाइड इंटरेस्ट रेट्स फॉर द कमर्शियल बैंक्स, बट आफ्टर लिबरलाइजेशन आरबीआई फैसिलिटेटेड दिस टू कमर्शियल बैंक्स देमसेल्फ। अब कमर्शियल बैंक खुद से ही डिसाइड करती हैं। कोई कोई कमर्शियल बैंक, ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स सेविंग बैंक अकाउंट पे 3% की ब्याज देते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक है जो 6% तक का भी क्लेम करते हैं, जैसे कोटेक वगैरह। तो आरबीआई की तरफ से रूल हट गया है भैया कि हम डिसाइड करेंगे, वही चलेगा यूनिफॉर्म। फैसिलिटेटर बन गया, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और जब खुद से काम करना होता है तो उस इंडस्ट्री में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आप मार्केट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स। और क्योंकि डिमांड सप्लाई के बेस पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होता जा रहा है, तो प्राइवेट बैंक भी आते गए तब से, है ना, आज भी धूमधाम से काम कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन हैज ऑल्सो अलाउड FII। FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये होता है FII। इवन FDI भी अलाउ हुआ है इसमें, ऑल्सो अलाउड FII एंड FDI, ये दोनों लिख लो। और FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FDI की फुल फॉर्म है। दोनों में अंतर है तो दोनों में विदेशी पैसा, लेकिन FDI ना परमानेंट इरादे से आए हैं वो बिजनेस करने यहाँ पे, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, वॉलमार्ट हो गया, आइडिया वोडाफोन हो गए, ये परमानेंट इरादे से आए थे काम करने। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम सोना चांदी खरीदते हैं, आज भाव कम है खरीद लिया और भाव ज़्यादा है तो बेच के निकल गए, ऐसा नहीं। ऐसे वाले आएंगे उन्हें बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, फायदा निकलता है, मुनाफा कमा के निकल जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा FII कम हो गया है, विदेशी लोग पैसा निकाल रहे हैं तो स्टॉक मार्केट भी डाउन चला गया, वो यही वाला FII है। FDI नहीं निकलता है, वो FII ही निकलता है। FDI निकलने का मतलब है कि किसी ने अपना बिजनेस, कोई विदेशी कंपनी थी, जैसे एप्पल कंपनी थी, वो यहाँ पे आके एप्पल फोन प्रोडक्शन कर रही थी उसका, लेकिन ट्रंप ने कह दी थी कि भैया यहाँ पे मत करो, इंडिया में मत बनाओ। तो एप्पल कंपनी अगर अपना सारा सेटअप बोरिया बिस्तर बांध करके वापस चली जाती है इंडिया से, इसका मतलब हो जाता है कि FDI चला गया। FDI परमानेंट इरादे से आता है, ठीक है ना।
इंडिया में ही बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी आईफोन सस्ते तो होनी नहीं है, वो ब्रांड वैल्यू होती है उसकी एक, ठीक है ना। तो देखिए लिबरलाइजेशन की वजह से FII भी है, विदेशी लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया हमारे मार्केट में, और परमानेंट इरादे से भी काम करने आए हैं, और स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं हमारी कंपनियों में। देखिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टैक्स रिफॉर्म्स अब स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन की वजह से टैक्स रिफॉर्म भी देखने को मिले, या फिस्कल रिफॉर्म्स। पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, 40-40, 50-50% के टैक्स स्लैब हुआ करते थे। अब वो टैक्स में भी रिफॉर्म किया, टैक्स भी कम किया। अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स कम करके ना 30% था पहले, कुछ साल पहले तक। अब तो करंट में तो ये 18 या 19% है बस। पहले सोचिए 50-50% तक का कॉर्पोरेट टैक्स था, मतलब जो भी कमा रहे हो आधा सरकार को देना है। अब टैक्स ज्यादा होता है तो इस वजह से टैक्स की चोरी भी ज्यादा होती थी। भाई आप खुद ही सोचो, 100 रुपये आप कमा रहे हो पूरी मेहनत करके, और आधा पैसा सरकार को देना है, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है। तो सरकार ने इसमें भी रिफॉर्म किया, टैक्स रेट को कम किया, 35 तक लाए, 30 तक लाए, अब तो 18-19% है। फ्यूचर में हो सकता है और कम हो जाए। टैक्स वो पार्ट है जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो प्रॉफिट में से एक हिस्सा जो सरकार को देना होता है टैक्स, उसके बाद ही आप डिविडेंड वगैरह बांट पाते हो, है ना। देखिए लिखेंगे इसके अंदर टैक्स रिफॉर्म्स। देखिए फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेट टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू तो सरकार को टैक्स से ही मिलेगा ना, मेन सोर्स ऑफ इनकम सरकार का टैक्स रेवेन्यू तो ही होता है। जो जितनी भी टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं उसमें से 80% जो सरकार को मिलता है वो टैक्स का ही पैसा होता है। और टैक्स में भी जो दो मेन सोर्स हैं कमाई के, दो टैक्स हैं, एक तो है आपका ये कॉर्पोरेट टैक्स ही है, और दूसरा है GST। ये दोनों मिलाकर के 40% रेवेन्यू तो सरकार को, 40% रेवेन्यू रिसीप्ट तो सरकार को इन दोनों टैक्सेस से ही होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स। और फिस्कल रिफॉर्म में मेन जो रिफॉर्म हुआ वो टैक्स के मामले में हुआ। और GST तो अब जाके आया 2017 में, उससे पहले वैट चल रहा था, वो भी एक सेल्स टैक्स का रिफॉर्म था, लेकिन वैट में भी कमियां थी, वो भी उन पे लगता था जिन पे ऑलरेडी एक्साइज लग चुका है। तो उसको मतलब वैट है ना GST का छोटा भाई था, अब GST आ गया, वन नेशन वन टैक्स। तो देखिए इसमें सुधार हुआ है, टैक्स रेट भी कम हुई है। पहले इनडायरेक्टली 40 से 45% का टैक्स हुआ करता था, ये 1991 के बाद भी। अब GST के बाद से हाईएस्ट स्लैब 28% है, और 28% स्लैब में भी 50 आइटम आते हैं बस पूरे देश में, 50 आइटम है, ज्यादातर आइटम वो 18% में ही है। तो देखिए टैक्स कम कर देते हैं तो टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ता है ना। एक बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट में बोला भी था 800 करोड़ इनवॉइस मतलब अपलोड हुए हैं GST पोर्टल पे। ये तो 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूं, अब तो पता नहीं कितने होते होंगे। तो देखिए ये भी है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे टैक्स रिफॉर्म्स में कि बिफोर लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब सैलरीड पर्सन तो ना अपना IT रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकता था। आज के टाइम पे तो खुद में भी आप अपना IT रिटर्न फाइल कर सकते हो, पहले इतना कॉम्प्लेक्स हुआ करता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ना काम हो ही नहीं सकता था। तो बिफोर लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट सिंस लिबरलाइजेशन ऐसा तो नहीं कहेंगे बिल्कुल ईजी हो गया, टैक्स स्ट्रक्चर गॉट सिंप्लीफाइड। पहले के मुकाबले थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ। और अब तो सरकार नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर के आ रही है कि पहले वाला इनकम टैक्स एक्ट काफी बड़ा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जितना लंबा है, तो उसको और थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं और सिंपल कर रहे हैं। ड्यू टू सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज्ड एंड इट इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स कंप्लायंस बढ़ता है यानी लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ता है, जो कि खर्चे करने के लिए बहुत जरूरी है। लिख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे टैक्स रिफॉर्म्स में जीएसटी के बारे में एक दो मेंशन कर लेते हैं। जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद अ व्यू टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। इट इज अ वन टैक्स इन प्लेस ऑफ मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्स तो अभी भी है, वो तो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जो तमाम इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इन सबको खत्म करके जीएसटी आया है। हालांकि एक्साइज, वैट, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल इन पे तो अभी भी लगता है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट तो सब पे खत्म ही हो गया है। उन सब पे एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जीएसटी के लिए लिखा हुआ है ये। रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड क्रिएट वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ये जीएसटी के बारे में लिखा हुआ है। टैक्स का बर्डन कम हो, और वन नेशन वन मार्केट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया जैसे तो पेट्रोल है आपका, पेट्रोल की रेट आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिलेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज करती हैं, और वैट होता है अलग अलग। जिन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लग रहा है ना, वो जैसे यूपी में जो उसका प्राइस है वही प्राइस उसका बाहर भी होगा, और जिनमें जीएसटी नहीं है उनके प्राइस ऐसे अलग अलग मिलेंगे, पेट्रोल डीजल की तरह। तो वन नेशन वन टैक्स। पहले तो विदेशी कंपनियां थी, वो भी कंफ्यूज रहती थी हम अपनी फैक्ट्री किधर खोलें। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट में कॉम्पिटिशन रहता था, हम टैक्स कम कर देते तो फिर हमारे यहाँ कंपनी आ जाएंगी, तो फिर दूसरे स्टेट को नुकसान हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई जीएसटी के आने से। लिख लीजिए। तो देखिए टैक्स रिफॉर्म्स भी हमने पढ़ लिए। आगे के टॉपिक हम देखेंगे बच्चों आगे के लेक्चर में। बाय बाय।